हेलो स्टूडेंट्स। आगामी 26 जुलाई को बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन होना है और हमारी संस्था परीक्षा पाठशाला जो है वो एक अभिनव प्रयास कर रही है, एक इनोवेटिव एफर्ट अपना लगा रही है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा आपसे। और हमें पूरा विश्वास है कि यदि आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, हर सब्जेक्ट की बात कर रही हैं, तो आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं और आप इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रयास जो प्रारंभ हो रहा है वो इतिहास का है और हर सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी टेढ़े मेढ़े से हैं और आप अक्सर परीक्षा हॉल में इन प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी गलती कर जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि वैसे टॉपिक्स को, हर सब्जेक्ट्स को हम लोग एनालिसिस करें और फिर आपको इतनी अच्छी तरह से समझा दें और कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दें कि आप परीक्षा में विकल्पों के भरमार से भी विचलित न हो और सही विकल्प का चयन करके अपने प्रश्न को सही बनाएं। तो आइए पहले हम इतिहास में पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत के विषय में चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रयास है कि साउथ इंडिया के कुछ प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में राजधानी, संस्थापक और प्रतीक चिन्ह के विषय में हमेशा प्रश्न आते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसके बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 4 इम्पॉर्टेंट किंगडम या राजवंश हैं दक्षिण भारत के, जिसमें पहला नाम है राष्ट्रकूट वंश, दूसरा पल्लव वंश, तीसरा चोल और चौथा चालुक्य बादामी। ठीक है, तो इनके संस्थापक क्रमशः यदि आप ध्यान रखें तो आपको मैं अभी यहीं याद करा दे रहा हूँ। जब भी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक प्रश्न आएगा, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो दंती दुर्ग मारेंगे। वैसे ही फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी तो सिंह विष्णु। लेकिन एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर या संस्थापक में कभी कभी ऑप्शन में हेर फेर हो सकता है प्रश्न को टफ करने के लिए। यदि विकल्प सिंह विष्णु रहा तो उसे आप बनाएंगे, लेकिन यदि सिंह विष्णु के बाद वप्पा रहा, बप्पा, तो इसको भी आप सही मानेंगे क्योंकि प्रश्न को टफ करने के लिए थोड़े अटपटे नाम दिए जाते हैं। तीसरा डायनेस्टी है चोला डायनेस्टी और इसके फाउंडर का नाम है विजयालय। फिर चौथा डायनेस्टी है चालुक्य बादामी, जिसके फाउंडर का नाम है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, अब इन राजवंशों की राजधानियों पर विचार कर लेते हैं हम। राष्ट्रकूट का कैपिटल मानखेट या मालखेड़ था। ठीक है, पल्लवा का कांची था और चोल का तंजौर / उरैयूर मैंने लिखा है और ये ऑप्शन में या तो तंजौर रहेगा या उरैयूर रहेगा। और चालुक्य का कैपिटल था बादामी, लेकिन उसको बातापी भी कहा जाता है। अब इसके आते हैं हम राज चिन्ह पर, जिसको प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। तो गरुड़, राष्ट्रकूट का गरुड़ था, पल्लवा का सिंह या सिंह यदि ऑप्शन में नहीं रहा, नंदी रहा, तो ये दोनों सही माना जाएगा। और जहाँ तक बीपीएससी के ऑप्शंस की बात है, कभी कभी आप देखे होंगे, पिछले 1-2 बार से मैं देख रहा हूँ कि इनमें से एक से अधिक भी ऑप्शन वाला विकल्प रहता है। तो यदि सिंह और नंदी 2 अलग अलग विकल्प में रहेंगे तो आप वही ऑप्शन चूज़ कीजिएगा जिसमें एक से अधिक वाला आपको दिखाई पड़ेगा। चोल का जो प्रतीक चिन्ह है वह है बाघ और चालुक्य का वराह। अब आपको इम्पॉर्टेंट युद्ध बताते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। हर्ष जो था वह नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय
के साथ युद्ध के लिए उपस्थित हुआ और दोनों ही स्रोत अलग अलग जानकारियां देते हैं। यदि साउथ इंडियन स्रोत से आप देखेंगे तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय के विजय की बात होती है, जबकि उत्तर भारतीय स्रोत से देखेंगे तो ये हर्ष को विजयी बताता है। जबकि ये दोनों अपुष्ट प्रमाण हैं और अभी तक फाइनली कुछ ऐसा नहीं हो पाया है जिससे आदमी कहे कि कौन विजेता रहा है, ठीक है। और लेकिन ए होल अभिलेख, ए होल इंस्क्रिप्शन, जिसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति, मतलब एहोला एडिक्ट was inscripted by Ravi Kirti and he proclaimed that Pulkesin is the winner of that war। लेकिन अभी इसके बारे में प्रमाणित जानकारी नहीं है। दूसरा एक युद्ध है बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में प्रश्न बार बार आते हैं, वो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल है फॉर द कैप्चर ऑफ कन्नौज। कन्नौज जो था हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया था। कन्नौज वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, और इस कन्नौज पे जो कब्जा कर लेता था उसको उत्तर भारतीय शासक के तौर पे सम्मानित स्थान मिलता था। और इस कन्नौज पर कब्जा करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष ट्रिपेटाइट स्ट्रगल चला वह पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच चला, और ये एक लंबा युद्ध था जिसमें प्रतिहार राज वत्सराज, पाल धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इन तीनों ने शिरकत किया। लेकिन इससे एक रिलेटेड सवाल ये आता है कि कौन से दक्षिण भारतीय शासक, किस प्रथम दक्षिण भारतीय शासक ने उत्तर भारत के संघर्ष में प्रवेश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा एक गांठ बांध लीजिए कि आप ध्रुव को ही टिक मारेंगे, क्योंकि ध्रुव पहला साउथ इंडियन रूलर था, ठीक है ना, जिसने उत्तर भारत के संघर्ष यानी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए प्रवेश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लेकिन ये लंबा युद्ध था, करीब 200 वर्षों तक तीनों ही शक्तियों के बीच युद्ध चला, ठीक है। और कन्नौज उस समय उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु था। जैसे एक समय पाटलिपुत्र था, वैसा ही केंद्र कन्नौज बन गया था। एक और युद्ध है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये आप हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन के चलते गलती हो जाता है, और वह था तकोल्लम का और कोप्पम का युद्ध, ठीक है ना। तकोल्लम में राष्ट्रकूट और चोलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है। कोप्पम के युद्ध 1052 में चोल राजा राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हुई। राजेंद्र द्वितीय का युद्ध क्षेत्र में ही राज्याभिषेक हुआ, और इन युद्धों ने दक्षिण भारत में राजनीतिक अस्थिरता और शक्ति संघर्ष को दर्शाया, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और स्ट्रगल को इसने शो किया। तो ये एक इससे के रिलेटेड और ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस चोल राजा का राज्याभिषेक युद्ध भूमि में ही हुआ था, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा राजेंद्र सेकंड यानी राजेंद्र द्वितीय। अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चोलों ने उत्तर भारतीय अभियान भी किया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है राजेंद्र प्रथम का। इसने उत्तर भारत के पाल शासक महीपाल को पराजित किया था, और महीपाल को पराजित करने के पश्चात इसने पवित्र गंगा जल को चोल साम्राज्य में लाया था, और इसने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था, एक उपाधि भी लिया था, वह है गंगे कोंड। और उस पवित्र गंगा जल को लाकर एक तालाब का निर्माण कराया जिसको कहते हैं गंगे कोंड चोल, ठीक है ना। यानी गंगे कोंड चोल तो उसकी उपाधि थी, एक तालाब का जिसने निर्माण कराया था जिसको चोल गंगम नाम दिया गया। उसके पश्चात राजेंद्र प्रथम के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे प्रतापी शासक था चोला डायनेस्टी में,
और यही वो व्यक्ति था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर सिर्फ कब्जा किया था। जबकि संपूर्ण श्रीलंका की विजय किस चोल शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है। दूसरी बात कि चीन में व्यापारिक डेलीगेशन सभी चोल शासकों ने भेजा, और कभी प्रश्न आ जाए कि चीन में सबसे पहला व्यापारिक डेलीगेशन या व्यापारिक दूत किसने भेजा? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। उसके पश्चात राजेंद्र प्रथम ने नहीं भेजा, बल्कि सबसे पहले राजराज प्रथम ने 1015 ईस्वी में भेजा था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने 1033 ईस्वी में भेजा था। लेकिन अगला जो शासक है वह है कुलोतुंग प्रथम, जिसने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक कमर्शियल डेलीगेशन या व्यापारिक मंडल या दूत मंडल को भेजा था, और ये व्यापारिक जो प्रतिनिधि जाते थे चीन में, इन सबको सफलता प्राप्त हुई। अब आते हैं चोलों का एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की क्या था, क्या उन्होंने किया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित सवालों में लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं, यानी कि वो ऑप्शन को देख के एक जैसा मिला जुला ऑप्शन होता है, और ये बार बार नाडु और वलनाडु और कोट्टम में फंस जाते हैं। इसलिए एकदम बिल्कुल क्लियर कर बताया गया आपको कि चोलों ने संपूर्ण साम्राज्य को इस प्रकार विभाजित किया। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। पहला है मंडलम, ठीक है, विशाल प्रांत। ठीक है, मंडलम को मैंने 2 बार लिखा है। ये बड़े बड़े जो प्रांत होते थे, राज्य होते थे, उनको चोल साम्राज्य में मंडलम कहा जाता था। फिर इन मंडलों का विभाजन नाडु और वलनाडु में हुआ गया। ठीक है, वलनाडु और कोट्टम में विभाजित हुआ था। एक तरह से ये प्रांतों के वलनाडु और नाडु क्या थे? कमिश्नरी, जो आज का कमिश्नरी देख रहे हैं, प्रमंडल देखते हैं, वही थे। वलनाडु को ही कोट्टम कहा जाता था। कभी भी ऑप्शन में वलनाडु के बदले कोट्टम रहा तो आप कभी कंफ्यूज्ड मत होइएगा, बल्कि समझिएगा कि दोनों एक ही चीज़ है, वलनाडु और कोट्टम। ठीक है। फिर इन कमिश्नरियों का, प्रमंडलों का विभाजन नाडु में हुआ था। नाडु जिला के समान एक इकाई थी। ठीक है। और फिर नाडु का विभाजन कई कुर्रमों में हुआ था। कुर्रम क्या थे? 20, 50, 30 गांव का एक संघ था, एक कॉन्फेडरेसी था, एक फेडरेशन था, यानी उन गांवों का एक संघ था जिस पर नाडु के द्वारा प्रशासन होता था, और सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। और चोलों का शासन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्रामीण प्रशासन के लिए बहुत फेमस था। वो भी सिर्फ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि ऑटोनोमस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हाईली फेमस स्टेट था। कौन? चोला किंगडम। और दूसरी बात कि स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन के लिए चोलों की ख्याति है, क्योंकि इन ग्रामों के प्रशासन के लिए समितियों के द्वारा अलग अलग कार्यों का अलग अलग प्रबंध किया जाता था। बाद में आपको बताया जाएगा विस्तार से, जैसे तोट्टवारियम, एरीवारियम, ऐसी समितियां जो थी अलग अलग काम, कोई तालाबों का प्रबंध करती थी, कोई मंदिर का देखभाल करती थी, कोई भूमि का संरक्षण करती थी। स्थानीय स्वशासन की एक दिलचस्प बात थी कि चोलों के काल में 3 प्रकार की सभाएं थी। पहला उर, दूसरा सभा अथवा महासभा, और तीसरा नगरम। उर जो थी वो सर्वसाधारण की सभा थी। उर जो थी सामान्य लोगों की सभा थी, जिनको कहा जाता है जैसे कॉमन, जैसे आम आदमी, जो सर्वसाधारण लोग होते थे, उनकी एक सभा थी, जिसमें कोई विशिष्ट जाति या कोई विशिष्ट
सम्मानित व्यक्तियों की नहीं, जैसे कॉमन मैन की, जो कॉमन मैन जिन गांवों में रहते थे उन गांवों का प्रबंध उर्र नामक सभा करती थी। और इस उर्स सभा की कार्यवाही एक कार्यकारी समिति करती थी जिसको अलुंगनम कहा गया है। अलुंगनम क्या है? उर सभा की कार्यकारी समिति थी जो सामान्य जन के गांव का प्रबंध देखती थी। दूसरा सभा या महासभा ब्राह्मणों की सभा थी, जो कि अधिकतर ब्राह्मण गांव में होती थी। इन ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि भी प्रदान की गई है चोल शासकों के द्वारा, जिनको अग्रहार या ब्रह्मदेव ग्राम के रूप में इन गांवों को कहा जाता था। तो इन अग्रहार या ब्रह्मदेव ग्रामों में कैसे कार्रवाई की जाती थी, इसके लिए जो सभा होती थी उत्तरदायी, उसको सभा या महासभा कहा जाता है। और एक तीसरी प्रकार की सभा थी नगरम। ये व्यापारी समुदायों, जिन स्थानों पर व्यापारी रहते थे, उनके कार्यों का प्रबंध करने के लिए जो सभा उत्तरदायी थी उसको नगरम कहा जाता था। एकदम क्लियर कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कभी कभी, उदासीन वारियम क्या था? वारियम का मतलब होता है समिति। तो वैदेशिक संबंधों और विदेशियों से संबंधित मामलों की देखरेख करने के लिए जो समिति होती थी उसको उदासीन वारियम कहा गया है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट सवाल कि सभा की इन कार्यकारी समितियों के सदस्यों की कार्यावधि अधिकतम 3 साल होती थी और सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें भी आरोपित थी, जैसे 2.5 एकड़ ज़मीन, विद्वान, पढ़ा लिखा, सांस्कारिक, इस तरह की कुछ शर्तें आरोपित थी। अब आते हैं पल्लव राजसभा, क्योंकि पल्लवों की राजधानी कांची को एक प्रमुख शैक्षणिक बौद्धिक केंद्र माना जाता था, क्योंकि जितने भी स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल्स थे ऑन दैट पीरियड दे लिव्ड इन कांची, एट कांची, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ इम्पॉर्टेंट शासक थे इस डायनेस्टी के, और यहाँ पे कांची में चीनी पिलग्रिमेज, जो चीनी यात्री था, तीर्थ यात्री, वह वेनसांग, वह भी यहाँ आया था घूमने के लिए। नालंदा के जो कुलपति थे, बिहार का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, धर्मपाल ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। और एक यहाँ पे बहुत फेमस संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था घटिका, और ये प्रश्न कई बार आया है कि घटिका क्या था, यानी यह एक संस्कृत विद्यालय थी जिसकी अवस्थिति कांची में थी। इस वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जिसमें कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं का उपहास किया गया है, और यह इस पुस्तक का नाम है मत विलास प्रहसन। आपको इस पुस्तक का राइटर नहीं पूछकर ऐसे भी घुमाकर प्रश्न किया जा सकता है कि किस पुस्तक में कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं का उपहास किया गया है। तो आप याद रखिएगा, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें उपहास किया गया है। पल्लव शासक स्वयं को ब्रह्मा और विष्णु से की संतान घोषित करते थे, ठीक है, और इनके अधिकांश लेख विशुद्ध संस्कृत में हैं। दूसरी बात आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि दक्षिण भारतीय किस वंश के शासक अपने को ब्रह्मा और विष्णु की संतान घोषित करते थे? तो पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। अब आते हैं, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों कंबाइंड है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि देयर वेयर नहीं भी कह के आप एट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि देयर आर 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ हैं, पहले भी थी और अभी भी वर्तमान है। तो 3 स्टाइल्स क्या है? देयर आर 3 styles of temple architecture. First is Nagara style of temple architecture, second is Besara style of temple architecture, and third is Dravida style of temple architecture. तो जो
हिमालय पर्वत है वहाँ से विंध्य पर्वत तक जो शैली विद्यमान थी वह नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, बेसर शैली की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं कि द्रविड़ शैली द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जो मंदिर निर्माण शैली प्रचलित थी उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। अब बेसर शैली की चर्चा करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों यानी नागरा शैली जहाँ समाप्त होती है और जहाँ से द्रविड़ा शैली स्टार्ट होती है, इन दोनों के बीच का जो गैप क्षेत्र है वहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर मंदिर स्थापत्य की शैली प्रचलित थी उसे कहते हैं बेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये क्या था? बेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेम्पल आर्किटेक्चर्स, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यानी बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का ही एक मिश्रित रूप है और दोनों ही शैलियों की विशेषताओं को इसमें अंगीकार किया गया है। ठीक है ना? ठीक है, तो नागरा शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसका जो शिखर है वक्राकार शिखर है, वक्र के समान, और रेक्टेंगुलर वर्गाकार गर्भगृह भी है। ठीक है, और श्रेष्ठ एग्जाम्पल माना जाता है उड़ीसा के मंदिरों का। नागरा स्टाइल का परफेक्शन दिखाई पड़ता है उड़ीसा शैली के मंदिरों में, और मंडप को उड़ीसा में जगमोहन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जबकि बाकी जगह मंडप को मंडप कहा जाता है, लेकिन उड़ीसा के मंदिरों में जो मंडप को कहा जाता है जगमोहन। बेसर शैली जो है होयसल और चालुक्यकालीन मंदिर बेसर शैली से निर्मित, जबकि द्रविड़ शैली में कुछ अलग विशेषताएं हैं जो कि इसे अलग करती है, जैसे पिरामिड नुमा विमान। ठीक है, विशाल गोपुरम, गोपुरम का मतलब होता है गेटवे यानी दरवाज़ा, प्रवेश। ठीक है, और चोर और पल्लव जो मंदिर स्थापत्य हैं वो द्रविड़ शैली से निर्मित है। तो यही आपको बताना है कि सैंक्टम सैंक्टोरम, शिखर, ये इस तरह का बताना है। ठीक है, पल्लव स्थापत्य में एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसको आप देख सकते हैं, पल्लव स्टाइल। पल्लव में आपको एक इम्पॉर्टेंट जो इससे संबंधित सवाल आते हैं कभी कभी, और 2-3 बार तो रिपीट भी हो गए हैं, मामल्लपुरम। ठीक है, मामल्लपुरम एक शहर है और यहाँ पे इम्पॉर्टेंस इसका इसलिए है कि यहाँ पे सप्त रथ मंदिर मिले हैं, और ये मंदिर जो मोनोलिथिक हैं, मतलब एकाश्मक रथ मंदिर है, और द्रविड़ शैली का इनिशियल फॉर्म है ये, यानी द्रविड़ शैली का प्रारंभिक रूप है मामल्लपुरम में। और इस नगर का संस्थापक माना जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव किंग को। इसी जगह गंगा अवतरण को भी इंस्क्राइब्ड किया गया है। 7वीं शताब्दी की विशाल एकास्मक मूर्ति 96 फीट ऊंची अर्जुन की तपस्या का अद्भुत चित्रण भी इस जगह किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कांचीपुरम, ये कांचीपुरम इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण, क्लाइमेक्स है द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। कहीं पूछा जाए प्रश्न में कि किस शहर के मंदिरों से मिलता है, तो ये कांचीपुरम है। ठीक है, और इस शहर की स्थापना पल्लव शासक राज सिंह यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अब आते हैं राष्ट्रकूट शासक का एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसके बारे में बार बार प्रश्न रिपीट करता है, वह है कृष्ण प्रथम, जिसका पीरियड है 756 से 773, यानी
756 से 773 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। इनका नाम राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम है और इसने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया और यह मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, क्योंकि पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया मोनोलिथिक टेम्पल यानी एकास्मक मंदिर का ये श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। अब आते हैं राष्ट्रकूट प्रथम के द्वारा जो मंदिर बनाया गया उसको शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। और महाराष्ट्र, इसी में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी में कुल 34 गुफाओं का साक्ष्य मिलता है, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध गुफाएं हैं। याद रखिएगा, गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं और गुफा संख्या 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। ये गुफाओं की संख्या याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है और विकल्प देख के आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। अब आते हैं बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोनों नाम से आप समझिएगा कि एक ही टेम्पल का नाम है, जिसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। और चूँकि चोल शासक शैव मत के अनुयायी थे और यह मंदिर भी शैव देव को ही समर्पित है और ये द्रविड़ शैली का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है इस मंदिर को, की अद्भुत सुंदरता के कारण इसे द्रविड़ शैली का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। शैव शक्ति और आसक्ति और भक्ति के कारण ही चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर में रखी गई गोविंद विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, आप भी ध्यान रखिएगा कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम मंदिर में रखी गई गोविंद विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। राष्ट्रकूटों के शासनकाल और युद्ध प्रियता के कारण राष्ट्रकूटों का बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन राष्ट्रकूटों का स्थापत्य कला में भी योगदान है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैलाश मंदिर वगैरह। तो राष्ट्रकूट सिर्फ युद्ध के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में भी इनका योगदान अतुलनीय है। पल्लवों का काल जो है द्रविड़ शैली का प्रारंभिक काल माना जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इनिशियल फेज ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। और बाद में इसका क्लाइमेक्स चोलों के काल में दिखाई पड़ता है, ठीक है। चोलों का शासनकाल इम्पॉर्टेंट इसलिए कि उन्होंने 9 सैनिक साम्राज्य के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दिया, क्योंकि उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने, खासकर एक इम्पॉर्टेंट शासक है राजेंद्र प्रथम, उसने साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और अरब सागर में अपना अभियान करके उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित किया। इसलिए कभी सवाल आ जाए कि दक्षिण भारत का कौन सा साम्राज्य अपने 9 सैनिक साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। चालुक्य वंश का इम्पॉर्टेंट शासक पुलकेशिन द्वितीय था और इसके विषय में चर्चा मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऐहोल अभिलेख वाज इंस्क्रिप्टेड बाई ए फेमस स्कॉलर रवि कीर्ति। ऐहोल स्मृति के रचनाकार जो थे वह रवि कीर्ति थे। ऐहोल में लाड़ खान का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है।